नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे देश में चल रही घटनाओं की हर्ष जी के साथ में। तो हर्ष की बात वाले हर्ष जी हमारे साथ हैं और स्वागत कर रहा हूं उनका। और अब मैं ही आपसे लोग सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। स्वागत है आपका हर्ष जी। धन्यवाद। ये आपने एक आपके पास के ही रहने वाले हैं यानी चौधरी है आपके हाँ जी, इलाके की, जी। जो अभी संभल में सीईओ हैं। ये तो इनकी बड़ी ज़बरदस्त चर्चा चल रही है, तो आप जानते हैं इनको शायद? हाँ, जी, नमस्कार सबसे पहले तो। तो अनुज चौधरी का सर किस्सा यूँ है कि ये लाइमलाइट में आए थे 2003-4 में। उस समय ये अर्जुन पुरस्कार की जो लिस्ट आई थी, उस समय खेल मंत्री सुनील दत्त हुआ करते थे और उस समय जो है अर्जुन पुरस्कार की एक लिस्ट आई थी, तो उसमें इनका नाम नहीं था। ये ओलंपियन रहे हैं और कई मेडल जीते हैं इन्होंने देश के लिए, अलग-अलग खेलों में रिप्रेजेंटेशन किया है भारत का। तो इनका कहना था कि साहब मुझे जो है वो अर्जुन पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, तो इन्होंने राजघाट पे धरना दिया था। इन्होंने, इनके समर्थकों ने, यार दोस्तों ने, कुछ पहलवान भी उसमें शामिल हुए थे। अब चूंकि उस समय सोशल मीडिया का ज्यादा जमाना नहीं था, तो लोग इनके बारे में इतना उस समय जान नहीं पाए थे, अखबारों के माध्यम से ही सब चीजें पता लगी थी लोगों को। फिर ये चले आए, इनका धरना खत्म कराया था, सुनील दत्त खुद आए थे, इन्हें जूस पिलाया था और उसके बाद फिर धरना खत्म हुआ था। और शायद 2005 की जो लिस्ट आई थी अर्जुन अवार्ड की, उसमें इनका नाम आया था। तो इनका गांव है वेस्ट यूपी में, मुजफ्फरनगर जिला ही पड़ता है। जब सहारनपुर की तरफ जाते हैं, इधर रुड़की की तरफ, तो बढेड़ी गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं ये। फिर तो जब इन्हें आप तो अर्जुन बगल के ही पुरस्कार, हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेम है हमारा। तो फिर मैं उस समय दैनिक जागरण के लिए रिपोर्टिंग किया करता था, तो फिर हमें कब भेजा गया था इनके घर कवरेज के लिए कि साहब जाके देखिएगा और क्या माहौल है वहाँ पे बताइएगा। तो उनका इंटरव्यू किया था, अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी इनसे, फिर बाद में बातचीत लगातार होती रही। फिर लेकिन बाद में जब ये पुलिस में चले गए और यूपी पुलिस में इन्हें ले लिया गया, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा वो हमारा बीच में कनेक्शन खत्म हो गया। तो बाद में ये गाजियाबाद में पोस्टेड रहे सीईओ के रूप में ही, और अभी संभल में पोस्टेड, इन्हें कुछ लोग तो कह रहे हैं कि संभल में पोस्टेड इन्हें किया गया। जो घटनाएं वहां चल रही हैं और जिस तरह का माहौल है वहां, इन्हें जानबूझ के भेजा गया। देखिए, अनुज चौधरी को लेकर मैं बताता हूँ सर कि अभी जो रिसेंटली जो चीजें हुई हैं, आपने अगर वो वीडियो क्लिप देखी हो जिसमें अनुज चौधरी ने वो बयान दिया है, आप तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपको पता होगा कि शांति समिति की बैठकें होती हैं होली से पहले हर जगह। यूपी में तो होती है, राजस्थान का मुझे पता नहीं है। तो उसमें सभी धर्म के जो मोअज्जिज लोग होते हैं, गणमान्य लोग, उन्हें बुलाते हैं थाने में, कोतवाली में, और सीओ लेवल के अधिकारी ज्यादातर आते हैं उसमें संबोधित करने के लिए। और उसका मुख्य लक्ष्य यही रहता है कि भाई अब ये मैंने भी त्योहार आ बहुत रहे हैं। बहुत सारी पीस कमिटीज को संबोधित किया है जी 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 एज जी। एसडीएम। हाँ, तो उसमें जो है ये सब, ये चीज, और मेरा मानना है कि सर ये एक अच्छा सिस्टम है कि भाई अगर कुछ भी, अगर आपको डाउट्स, अपनी कुछ चीजें हैं, क्लियर कर लो। और प्रशासन संदेश भी दे देता है इस बहाने, क्योंकि उसकी कवरेज भी अखबारों में छप जाती है लोकल लेवल पे। तो उससे ये पता लग जाता था कि ठीक, हाँ भाई सब ठीक है, दोनों पक्षों को बैठा के हर चीज सोल्व कर ली गई है, कोई मामला है नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि शायद ये कोई पहला मौका है कि जब रमजान में होली का त्योहार पड़ रहा है, पहले भी पड़ा है। क्योंकि रमजान आप जानते हैं कि 10-20 दिन आगे खिसकता रहता है हर साल। तो ये होली हम्म का त्योहार पहले भी पड़ा है, दिवाली का त्योहार भी पहले पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि अजीबोगरीब है। ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि शुक्रवार के दिन होली पड़ी है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे से पहले कभी पड़ी नहीं हो। पढ़ी होगी, 20, कई बार पढ़ी होगी, तो हाँ होता सर, रहता है। 20 साल में साइकिल पूरा घूमता है, जो इसका बताते हैं कि 20 साल में सेम वही चीजें, इक्वेशंस बनती हैं। लेकिन क्या है कि सर 20 साल पहले अगर ये इक्वेशंस रही होंगी तो उस समय रहा होगा यहाँ मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर रहे होंगे, उस समय तो स्थितियां दूसरी रही होंगी, या मायावती रही होंगी, कोई और रहे होंगे। तो अब उन उसमें जो बयान अनुज ने दिया मीडिया वालों को, तो सिर्फ उसने यही तो कहा था कि भाई एक सिंपल वे में जैसे कह देते हैं कि साहब भाई जुम्मा तो 52 बार आता है, होली तो एक बार आती है, और एक दोनों बात पक्षों बताएं के लिए आपको, महत्वपूर्ण। ये जो जी, स्टेटमेंट है जो इसने दिया है, ये हू बहू यही स्टेटमेंट योगी जी ने 2018 में स्वयं दिया था। उसने केवल दोहराया है।
सर मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी सीईओ होंगे सबने यही स्टेटमेंट दिया होगा। हो सकता है बस उन्होंने ये टर्म ना यूज की हो कि भाई जुमा तो 52 बार आता है, होली एक आती है, बस इस लाइन को अगर काटते तो उसने क्या गलत कहा है? उसने ये कहा कि भाई अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो रंग डलवाने के लिए तैयार रहो। उसमें कौन रोक सकता है आपको जब रंग डलेगा ऊपर? जाते हुए तो बच्चे हैं, वो तो रंग किसी के ऊपर भी फेंक देंगे। हुड़दंगी होते हैं होली के दिन। तो होली के दिन तो सर हिंदुओं में भी जिन्हें हुड़दंगबाजी पसंद नहीं है वो भी घर में रहना पसंद करते हैं कि भाई हमें नहीं हाँ, हाँ, खेलनी और क्या, बिल्कुल सही बात है। सही। तो अगर आपको इस तरह की हुड़दंगबाजी पसंद नहीं है तो आप सड़कों पर मत निकलिए। क्यों निकलते हैं बाहर? क्या आदमी दोपहर में 2 बजे तक घर में आराम नहीं कर सकता? और ये सर होली तो मेरा मानना है कि सबसे संक्षिप्त त्योहार है। ये सुबह 8-9 बजे शुरू होता है और 12, साढ़े 12, 1 बजे तक लोग थक थका लेते हैं खेल खाल के। सब सब रंग भंग सब हो जाता है इतनी देर में ही। और उसके बाद सब नॉर्मल होने लगते हैं। और आपको याद होगा सर कि एक दौर तो वो भी हुआ करता था कि जब सिनेमा हॉल में 3 बजे का शो हुआ करता था, मैटनी शो, और उसे हाँ, देखने के लिए सब आते थे और नहा धो के जाते थे। होली के दिन पिक्चर देखने का बड़ा चलन था सर। हम छोटे थे जब, तो उस समय चलन था कि होली खेल ली, आज तो पिक्चर देखेंगे, 3 वाला शो देखेंगे या 6 वाला या 9 वाला रात का। तो 3 शो होते थे, एक शो कैंसिल होता था केवल। तो इट मीन्स 3 बजे तक तो ये मान लिया जाता था कि भाई 3 बजे तक स्थितियां नॉर्मल हो जाती हैं। तो अनुज चौधरी ने सर ऐसा कौन सा पाप कर दिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? और उनके वीडियो को के ऊपर जो सबसे ज्यादा सर प्रतिक्रियाएं दी है, वो जो अपने ये भाई लोग हैं जिन्हें आप हमारे भाई लोग कहते हो, पत्रकार अजीत अंजुम, रवीश कुमार, विनोद कापड़ी, इस टाइप के लोगों की प्रतिक्रियाएं मैंने देखा है ज्यादा ही है। ये जो वामपंथी पत्रकार हैं सारे के सारे, ये ज्यादा परेशान है इस बात से कि अनुज चौधरी ने ऐसा कैसे कह दिया। एक बीबीसी की संपादक है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, क्या नाम है, सर्वप्रिया क्या नाम है उनका नाम, बीबीसी में एडिटर हैं और पक्की वामपंथी हैं। वो ये कह रही हैं कि साहब अब आने वाले टाइम में तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कह दें योगी जी या यूपी में ये कहने लगे बीजेपी वाले कि भाई लड़कियों को कि भाई होली में बाहर मत निकलना, कहीं कोई छेड़खानी ना कर दे, कोई छेड़छाड़ ना कर दे। तो सर मेरा तो यही कहना है कि इसमें कहने की कौन सी बात है? हम तो अपने परिवार के बच्चों को, लड़कियों को, सबको कहते हैं कि भाई बेटे बाहर नहीं जाना। कौन कैसी बदतमीजी कर दे सर किसके साथ? ये क्यों? इसका कोई किसी को आप पकड़ थोड़ी सकते हैं। 1 मिनट में किसी ने कुछ भी कर दिया, फिर उसके बाद आप पुलिसबाजी और वो कानूनबाजी करते रहो। तो इसमें कौन सा गलत कहा है सर? अपनी अपनी सुरक्षा रखना तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है ना, कि हमें सेफ रहना है। अरे और तो आप उसने तो सेफ बहुत रहना है। सुलझे हुए तरीके से कहा है। ये कहा है कि हाँ भाई देखिए, यदि आपका खुला दिमाग नहीं है तो आप बाहर ना निकलें। हाँ, अगर आपका खुला दिमाग है तो आराम से निकलें। वही तो कहा उसने सर तो कि रंग बिल्कुल यही डलवाने के कहा लिए है बात। तैयार हैं तो आ जाओ बाहर, या तो होली में शामिल हो जाओ, और वरना नहीं तो अपना घर में रहो। और सर वहां वो लखनऊ की एक वो फरंगी मस्जिद कहते हैं जिसे, बड़ी फेमस मस्जिद है वहां की, फरंगी महल। फरंगी महल मस्जिद, उसके तो मौलाना ने कह दिया कि हम 2:30 बजे करेंगे उस दिन। वो तो बाकायदा आ गया है, वो अखबारों में छपा हुआ है। पूरे यूपी में कर दिया उन्होंने कि भाई 2:30 बजे करेंगे सब। हाँ तो उसमें ये सर उम्मीद की जानी चाहिए कि सब वो लोग करें। वैसे कुछ होगा नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसी अप्रिय घटना होगी। लेकिन सर मैं बताता हूँ, अनुज चौधरी को सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उसने वहां जब वो संभल वाली घटना हुई, उसके बाद उसने घर घर जो तलाशी चलवाई है, वहां उसने दसियों मंदिर में जाके पूजा कर दी। और कई मंदिरों में जो है उसने जाके, जिनमें उन्होंने कूड़ा कचरा भर रखा था, गोदाम बना रखे थे, वो खुलवा खुलवा के ताले और सब में उसने पूजा शुरू करवा दी। सर असली वजह ये है, टारगेट उसे इसलिए किया जा रहा है कि साहब ये हनुमान जी की पूजा करता है, वो पहलवान है, और इस तरह की जो पुलिस वो तो अधिकारी है वो पहलवान पूजा तो करवा, हनुमान जी के भक्त होते ही हैं, उसमें भक्त तो कौन होते सी हैं बड़ी सर। बात। तो यही तो योगी जी ने कहा उस दिन, उन्होंने कहा कि वो हमारा जो अधिकारी है वो पहलवान रहा है, झुंझुनवाड़ी रहा है। अगर उसका बोलने का लहजा किसी को थोड़ा सा चुप गया हो तो वो अलग बात है, बात तो उसने कुछ गलत कही नहीं है। योगी जी ने भी यही कहा कि भाई 52 बार आता है जुमा, तो होली तो एक दिन आती है, तो एक दिन आप एडजस्ट करके चलें। और सर देखिए एक बात और भी है, जिसे सर पंगा करना है वो तो पंगा करेगा। ये चैंपियंस किया ना ट्रॉफी वाले आपने। में क्या हुआ था? अब चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस में जो ट्रॉफी क्या के लिए हुआ था? साहब वो महू में दंगा कर दिया उन्होंने। नहीं सर आप बताइए, महू में दंगा हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खत्म हुआ 10:30-11 बजे। ठीक है सर, उस समय कौन सी इनकी नमाज पढ़ी जा रही थी सर? बताइए। सब खा पी के अपना सोने की तैयारी तो थी। और अगर आप भी भारत में रहते हैं और आपको भारत की जीत पे थोड़ा सा भी वो है,
तो भाई वो लौंडे डांस कर रहे थे वहां पे, आप भी डांस कर लेते हो उनके साथ जाके, उनके ऊपर आप पत्थर फेंक रहे हो, माँ बहन की गालियां गंदी गंदी दी, ये कहा सर कि आपकी गाड़ी में आग लगा दी बाहर और कहा कि तुम्हारा राम कहाँ है, वो बचाने क्यों नहीं आ रहा, ऐसे कहा सर। न्यूज 18 की रिपोर्ट है उसके पत्रकार की, मिथिलेश की, कि साहब यूं कहा चिल्ला चिल्ला के घरों में क्यों दुबक गए, अपने राम से कहो कि तुम्हारे जलते हुए वाहन जो है, गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, बाइक खड़ी है, इन्हें बचाए आके, इस तरह की बातें कह रहे हैं सर। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी ये तो मानसिकता क्या अब है? अब वो पुलिस वाले उनसे कह रहे हैं कि भाई अब तो आप अपने अल्लाह से कह के इन्हें से रखने से बचा ले। ये तो यही वाली बात हुई ना। नहीं सर, उस उसमें उसमें तो फिर कानून और वो सब चीजें दायरे में आने लगती है ना, उस उनकी जुबान को कौन पकड़ सकता है, जो कह दिया तो कह ये दिया, तो अब आप करते रहो कुछ भी, घटना तो बड़ी हुई है। जुबान और सर उनकी नहीं पकड़ सकते और अनुज चौधरी की पकड़ेंगे। हाँ, यही तो है सर, अनुज चौधरी के पीछे पड़े हुए हैं और धमकी दे रहा है। बताओ, ये राम गोपाल यादव, इसका जो चाचा है अखिलेश यादव हम्म, का, कह रहा है कि हम्म। हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे अनुज चौधरी को। अरे भाई, तुम्हारी सरकार कहाँ आ रही है, कहाँ के ख्वाब देख रहे हो आप कि हमारी सरकार आ रही है। ये भी इसी तरह का बयान देते हैं जैसे राहुल गांधी कह देते हैं कि साहब हम्म। हमारी सरकार आएगी तो हम यहाँ जातीय जनगणना करके दिखाएंगे। अरे भाई, कहाँ आ रही है तुम्हारी सरकार, तुम किस तरह की कल्पना, इल्यूजन की दुनिया में तुम अपने जो है जी रहे हो। तो ये है सर कहानी अनुज चौधरी की। तो वैसे चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी तकलीफ पाकिस्तान वालों को हुई है, उससे कम हमारे हिंदुस्तान के पाकिस्तान वालों को भी हुई है, उससे कम नहीं हुई है, उतनी ही हुई सर है। इसमें इसमें सर असली फ्रस्ट्रेशन मुझे लगता है वहां से भी हुआ कि एक तो पाकिस्तान होस्ट था, हाँ। उसकी जो उसे होस्ट होने नहीं दिया, इंडिया को होस्ट हो गया उसमें दुबई के माध्यम से। और दूसरा, पाकिस्तान सारे मैच हार गया, एक बांग्लादेश से जीत सकता था, उसमें बारिश होगी। तो पाकिस्तान की जो फजीयत हुई है सर, तो उसका भी तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी पहुंच गया होता तो संतुष्टि रहती इन लोगों को, हमारे पाकिस्तानियों को। उन पाकिस्तानियों को छोड़ो सर, हमारे पाकिस्तानी भी जो है इससे संतुष्ट हो जाते कि चलो यार सेमीफाइनल तक पहुंच गए। लेकिन वहां तो हवा ही नहीं आने दी बिल्कुल भी पाकिस्तान को कोई। और सर, पाकिस्तान के अच्छा। यूट्यूबर्स को सुनना, हाँ। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तो डूब मरना चाहिए, जैसी स्थिति इनकी हुई है। पॉलिटिक्स तो वहां की क्रिकेट में शामिल ही है, भाई भतीजावाद, पर्ची चलती है वहां पे कि साहब नहीं, ये नहीं रहेगा टीम में, ये रहेगा। और उन्होंने ये कहा कि जब फाइनल मैच हुआ आज इस दिन, और जब ट्रॉफी दी जा रही थी, जय शाह, रोजर बिन्नी, ये सब मौजूद थे वहां, तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान होस्ट है तो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं पीसीबी के, वो क्यों मौजूद नहीं थे वहां पे। अब ये तो ये मुझे नहीं पता लगा कि उन्होंने बायकाट किया या उन्हें किसी ने बुलाया नहीं। सुनने में तो यह आया है कि शाहबाज शरीफ ने यह कह दिया था कि तुम में से कोई नहीं जाएगा वहां पे, ये कहा जा रहा है। चर्चा तो ये है, कुछ मैंने यूट्यूबर्स के जो मैंने एनालिसिस सुने पाकिस्तान वालों के, वो तो यही कह रहे हैं, वो तो गाली दे रहे हैं शाहबाज शरीफ को, कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ, तुम्हारी इतनी बड़ी बेइज्जती कि भाई तुम होस्ट थे, तुम्हारा एक ऑफिशियल सेक्रेटरी कोई तो खड़ा होता वहां पे, लेकिन वहां तो जो है जय शाह और रोजर बिन्नी खड़े हुए हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी है, हमारे पाकिस्तानियों को और असली पाकिस्तानियों को। हाँ, ये तो है, लेकिन इस बार जब पाकिस्तान हारा है इंडिया से, तब कुछ गड़बड़ नहीं हुई। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान जो है, हमारा पाकिस्तान और उनका पाकिस्तान, दोनों पाकिस्तान जो है, वो कम से कम मेंटली ये तो मान प्रिपेयर्ड है। बैठे हैं कि साहब कि ये क्रिकेट टीम तो पाकिस्तान की अब नहीं जीत सकती इंडिया से। हाँ, और ये वाली जो जो फिलहाल टीम चल रही है इंडिया की, इसे तो अभी ये पकड़ नहीं सकते फिलहाल, जो जिस जिस फॉर्म में चल रहे हैं। और सर मैं तो देखिए कहता हूँ, हालांकि मेरे मेरे इस तरह के बयान को कई बार लोग आपत्तिजनक भी कहने लगते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि सर बायलैटरल क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बहाल होनी चाहिए सर। आप बताइए, हमारा बायलैटरल तो देखिए इतना खराब रिकॉर्ड है सर हमारा पाकिस्तान के खिलाफ, और हमारी टीम जितनी बढ़िया पिछले 10-15 साल में खेली है, पोस्ट धोनी ईरा की अगर बात करें, तो सर सारे रिकॉर्ड सुधर जाते हैं इंडिया के। वरना इन्होंने हमें प्रॉब्लम वो सरजहाँ में नहीं बुला है। बुला के बड़ा हराया है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम में यही है आपके, जो आपने देखी ये जो महू वाली प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो हमारा जो पाकिस्तान है
वो चार्ज होके और दंगेबाजी करता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी टीम पाकिस्तान जाएगी, तो वहाँ उसकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये तो खैर है ही। किसी की भी आज की गारंटी बात नहीं है नहीं सर है, वहाँ तो। जिस समय ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी, उस वक़्त भी आप देखिए वहाँ पर किस तरह से पत्थरबाजी हुई थी हमारे प्लेयर्स के अगेंस्ट में। किस तरह से मैदान में घुस-घुस के जो उनके स्पेक्टेटर्स हैं उन्होंने किया था। अरे इस बार भी किया। यहाँ पे एक न्यूज़ीलैंड के मैच में और एक दूसरे किसी मैच में 2 बार वो घुस गया वहाँ पे दर्शक और पहुँच गए हाँ, प्लेयर के हुई पास तक। हाँ, हुई थी घटना सर। और वो श्रीलंका पे जो अटैक हुआ था वो कैसे भूल सकते हैं सर, फायरिंग हुई थी। इसलिए इंडिया तो जाएगा ही नहीं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि क्रिकेट अलग नहीं है। जो पूरे जो रिलेशनशिप या जो मैट्रिक्स है, उसमें क्रिकेट कोई एक अलग से चीज़ नहीं है। हालाँकि लोग कहते रहते हैं कि साहब पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को मिक्स अप ना करो, लेकिन वो तो हो ही नहीं सकता ना, नहीं, क्योंकि लेकिन सर उसके रिपरकशंस जो है वो पूरे देश को झेलने पड़ते हैं। डेविस कप में तो चली गई थी इंडिया की टीम, वहाँ खेलने अभी गई थी पिछले साल। डेविस कप में साहब कौन देखता है टेनिस? मैं तो टेनिस मैं का मैं यही तो कह रहा मैंने हूँ सर, केवल क्रिकेट राजस्थान ही फंसा में हुआ है इसमें। सुनिए, मैंने राजस्थान में टेनिस भी चलाई है, मैं टेनिस एसोसिएशन का भी सेक्रेटरी था और मैंने क्रिकेट भी चलाई है, मैं क्रिकेट एसोसिएशन का भी सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों रह चुका हूँ। तो मुझे तो अच्छी तरह से पता है कि भैया टेनिस अगर ऑर्गेनाइज़ करनी है, तो दाँतों तले पसीना आ जाता था, दाँतों तले पसीना। टेनिस में? अ, अच्छा। टेनिस में जी। कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई देखने वाला हाँ, ये तो नहीं, कह रहे हैं। कोई कुछ हाँ। नहीं। सही कह रहे हैं आप। तो हमने तो बड़े टूर्नामेंट ही ऑर्गेनाइज़ करना बंद कर दिया। मैंने कहा यार कोई ना तो कोई देखे, ना कोई इसका जो है टेलीकास्ट जो है उसका कोई टीआरपी है, कुछ भी तो नहीं है इसका। तो एक समय था सर, वो जब आप ये देखिए पेस और कि भूपति जो खेलते उस समय लोकल थोड़ा सा टूर्नामेंट्स क्रेज भी बना करते था। थे लोकल हम्म। टूर्नामेंट्स भी करते थे टेनिस के, तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी आती थी, उतना ही खर्चा करते थे कि भई या फिर कोई अच्छा, जितना पैसा है दानदाता-वानदाता वही मिल जाए लगा दो। छोटा-मोटा सा। हाँ, हाँ। नहीं तो जेब से खर्चा करना पड़ता था। ये हाँ, ये हाल तो है खैर टेनिस है का सर। इंडिया में। हम्म। तो इसलिए टेनिस तो चला गया, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि साहब टेनिस टीम कैसे चलेगी। स्पोर्ट्स पेज पे 2-4 कोई किसी ने मेंशन कर दिया होगा। हाँ, पिछले साल तो डेविस कप टाई हुई थी पाकिस्तान में। अब क्रिकेट का मामला अलग है साहब। भारत रूल करता है, तो भारत अपनी क्यों नहीं चलाएगा? हाँ। नहीं, दादागिरी है इसमें सर, हमारी, तो डंके तो की इसमें, चोट पे कहते हैं हम, हमारी दादागिरी है क्रिकेट में किसी को। हाँ, तो यही तो इसमें कहा था ना भारत ने, इसमें तो कि भाई हम इसमें तो सर। पाकिस्तान नहीं जाएँगे। सुनिए, किस्सा सुनिए, हाँ। हम हम्म। पाकिस्तान नहीं जाएँगे। हम्म। तो पाकिस्तान ने उधर से नहीं आते हैं नहीं आते हैं तो नहीं ठीक है मत आएँ। बिना हम नहीं भारत के करवाते। बिना भारत के करवा लेंगे हम। सुनिए वो ये तो फिर सबसे पहली गर्भोक्ति, हम बिना भारत के करवा लेंगे। वो तो आईसीसी ने कोई कहा दिमाग मत ब्रॉडकास्टर खराब तैयार करो। नहीं होगा। नहीं, नहीं दिमाग मत खराब करो और ना हमारा ब्रॉडकास्टर आएगा, ना हमारा स्पॉन्सर आएगा, अगर भारत नहीं होगा तो। इसलिए फालतू बातें मत करो। तो कहा अच्छा, तो फिर हम हाइब्रिड करेंगे। नहीं, तो आप ऐसा कीजिए भारत को लाहौर भेज दीजिए। भारत का हम तो जाएँगे ही नहीं। करवाना हो कराओ, नहीं कराना मत कराओ। हम कराएँगे नहीं। कि आप ठीक है, आप छोड़ दो। आप डेट दे दी, हम इस डेट तक आप कन्फर्म कर दो, नहीं तो आप हम छोड़ करा दो, लेंगे। दूसरा कोई करा हम लेंगे। करा लेंगे। हम करा लेंगे। साउथ अफ्रीका तैयार है, नहीं हम इंडिया में साउथ ही अफ्रीका कराते भी तैयार था। हाँ, खैर सर, अब तो हैं। रूल तो कर ही रहा है इंडिया, इसमें कोई बात और ही नहीं है। उसके बाद फिर चलानी जब चाहिए हाइब्रिड अपनी। पे तैयार हो गए, उसके बाद फिर रोते घूम रहे हैं कि साहब देखो साहब इन्होंने जो है वो सारे एक ही जगह कर लिए। तो मैं तो बोला कल 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 जो है वो पाकिस्तानी चैनल पे गया था मैं और इसके ऊपर बात अच्छा। हो रही थी। मैंने कहा भाई पाकिस्तान को यदि यही दिक्कत है कि भारत एक जगह पे नहीं खेलना चाहिए, तो यूएई में 3 अच्छे स्टेडियम हैं। उन तीनों में अलग-अलग करा देते, एक ही जगह पे तो करवाया वो तो पाकिस्तान ने ही करवाया ना, होस्ट तो पाकिस्तान था। और उसका कारण क्या हाँ। था? पाकिस्तान कहता नहीं, नहीं खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, एक ही जगह करवा देते। हाँ, सही बात है। और सर विकेट तो नहीं तो हर नहीं बार तो चेंज थी। ये 3 वेन्यूज़ थे भई, शारजाह करवा लेते, अबू धाबी करवा लेते, दुबई के अलावा, वहाँ क्या दिक्कत थी? हाँ, आईपीएल भी हुई है और पहले, 3 जगह ही होती थी आईपीएल हाँ, भी। बिल्कुल वही है। और ज़्यादा अगर एम्बिशियस थे, तो बगल में ओमान है, वो भी तैयार हो जाता।
तुम 5 हाँ। जो थे वो अलग-अलग 5 जगहों पे करा लेते। 5 स्टेडियम तैयार थे उसी के आसपास, 3 तो यूएई में ही थे। और सर एक बात बताऊं, जितने मैच दुबई में हुए सर, इंटरेस्टिंग वही हुए, तब पाकिस्तान में सारे वन साइडेड मैच थे, 300 रन बन रहे थे हर एक में। देखो ना, बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने 300 बिल्कुल रन सही में, बात। पाकिस्तान के सारे मैच उबाऊ और नीरस थे, बिल्कुल बकवास। सारे इंटरेस्टिंग मैच हुए क्योंकि यहाँ पे विकेट बॉल टर्न हो रही थी। एक ही मैच हुआ यहाँ पर जो वन साइडेड था, वो इंडिया पाकिस्तान वाला था। हाँ सही कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल एकदम वन साइडेड था। उसमें तो कहीं कोई किसी तरह का मुकाबला ही नहीं हुआ। और सर देखिए, न्यूजीलैंड के साथ दोनों मैच बढ़िया हुए। पहले वाला तो बहुत ही वो था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बढ़िया मैच हुआ। तो ऐसी बात नहीं है। और गौतम गंभीर ने बढ़िया कहा, गौतम गंभीर ने ये कहा कि यार हमें तो इस पिच पे खेलने का टाइम ही नहीं था। हमें जो ट्रेनिंग हम अपनी कर रहे थे, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन हो रहा था, वो आईसीसी एकेडमी में हो रहा था। वहां की उसमें और यहाँ पे 180 डिग्री का फर्क है एकदम, माहौल का और उसका पिच का। गौतम गंभीर ने तो ये दूसरे दिन बड़ा डांट दिया था उस पत्रकार को जिसने जो है सवाल पूछा कि भाई ये कि तुम बार बार ये चीज को गाए जा रहे हो, जाके देखो कि वहां के माहौल में और दुबई की पिच में, विकेट में कितना फर्क है। ऐसा नहीं था कि हमें कि होम एडवांटेज हमें ऐसी मिली थी, केवल ट्रैवल करने से हम बच रहे थे बस, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी हमारे साथ। कि ट्रैवल करने से बच रहे हैं बस, इसका तो फायदा था, बाकी तो और कुछ नहीं था। हाँ, ये तो है। हाँ और साहब कांग्रेस कह रही है कि अगला शाहीन बाग लाना है, करना है वक्फ बिल के वजह से। दूसरे आज ये इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल भी इंट्रोड्यूस हो गया लोकसभा में आज। जी। तो उस पे जो है वो शौकत राय, कांग्रेस ने तो अपोज किया ही किया, और शौकत राय जो है टीएमसी वाले, वो ये कह रहे थे कि साहब आप जो है वो टैलेंट को रोक रहे हो आने से। तो कितना जबरदस्त टैलेंट है देखिए, किस किस चीज़ का टैलेंट है। जो जो टैलेंटेड लोग आ रहे हैं उनका क्राइम में टैलेंट है, उनका चोरी में है, लूटपाट में, रेप में, पत्थरबाजी में। इतना सारा टैलेंट हम मिस कर जाएंगे अगर हमने इस एक्ट लागू कर दिया, बताइए। हाँ, तो ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का इनका जो टैलेंट है, सौगत राय की बात कर रहे हैं। और सौगत राय सर आज आके से गए पार्लियामेंट में। सौगत राय तो कल चक्कर खा के गिर पड़े थे, नहीं तो हॉस्पिटल लेके गए थे कल दिन में उठा के, आज कैसे आ गए ये। और ओम बिरला तो बैठे हुए ये भी कह रहे थे कि सौगत राय जी जो है वैसे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन जब वो लाना होता है ना स्थगन प्रस्ताव, उस पर साइन वहीं हॉस्पिटल में पड़े पड़े कर दिया उन्होंने, कि ये है इनका सदन के प्रति सम्मान उन्होंने पढ़ के सुनाया आज ओम बिरला ने सुबह सुबह कि ये मनीष तिवारी फलाना इन्होंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है। और सौगत राय का जब नाम लिया तो उन्होंने कहा खासतौर से ओम बिरला ने, कहने लगे कि भाई वाह कमाल है, कल तो हॉस्पिटल हम उन्हें भर्ती करा के आए और स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए हॉस्पिटल से ही जो है सिग्नेचर कर रहे हैं, वहीं से लेटे लेटे ही। तो सर ये तो सौगत राय हुए, कल्याण बनर्जी हुए, सर ये तो सदन के भीतर जो अराजक तत्व होते हैं ना, दे आर वन ऑफ देम। अब इनकी हरकतें जो हैं वो हमेशा वही रहती हैं। आप देखो ना, ये कल्याण बनर्जी, कोई भी मामला हो सबसे ज्यादा चीखने की आवाज कल्याण बनर्जी की आपको सुनेगी। तो ये सब तो करते रहते हैं सर, इनका क्या है, बकवास है इनकी। लेकिन सर और वहाँ ये जो वेस्ट कांग्रेस वेस्ट कह रही है कि बंगाल, साहब कि वक्फ बिल लाओगे तो हम सारे रास्ते रोक देंगे पूरे भारत में। सर राशिद अल्वी के कहने से कौन रुक रहा है सर? राशिद अल्वी को जब बयान देते हैं ना, एक दो मीडिया वाले हैं वो उनके घर पहुंच जाते हैं, और तब लोगों को पता लगता है कि राशिद अल्वी नाम के एक नेता हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, जिन्हें मायावती ने जरूर कुछ दे दिया था, कांग्रेस ने तो कभी कुछ दिया नहीं शायद। मायावती के टाइम में तो ये राज्यसभा एमपी वगैरह रहे राशिद अल्वी एक बार। बाकी कांग्रेस के तो, कांग्रेस में तो जब से ये आए इन्हें कुछ पूछ नहीं रहा है। इनके कहने से कौन कर रहा है सर? कहाँ ये ख्वाब देख रहे हैं इस तरह के? और सर आपको पता नहीं है, एक्सक्लूसिव खबर है, शरजील इमाम के ऊपर जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो सारे के सारे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। ये हाँ, ये भी एक बड़ी खबर आई है कि साहब नहीं, उसमें तो मेन उसे दिल्ली दंगों में मेन आरोपी माना है, एक्सेप्ट कर लिया ये कोर्ट ने। और जज ने साफ मना कर दिया कि कोई बेल वेल का मतलब नहीं है, आप तो उसके सबसे बड़े वो हो, आपने तो भड़काया और आपने ये कहा कि पूरी दिल्ली को जाम कर दो। ये जाम करने वाले हैं ना, ये फिर ये कहते हैं कि हमने तो
केवल बयान ही दिया था। उन्होंने कहा कि आप दिल्ली को जाम करने का मतलब पूरी राजधानी में अव्यवस्था फैलाने की आपकी साजिश थी, आपकी सोच थी, तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। जिनके समर्थन में ये रवीश कुमार एंड पार्टी प्रेस क्लब में जाते हैं कि साहब उमर खालिद को और शर्जील इमाम, इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है, इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनका ये हाल है। उनका तो बिल्कुल हाल बेहाल है निश्चित रूप से। अच्छा, एक बात और साहब जो चल रही है, जो बड़ी बात चल रही है मेरे हिसाब से, वो ये हो रहा है कि हमारे जो किसान भाई हैं, उनके साथ आम आदमी पार्टी वाले बड़ी ज्यादती कर रहे हैं पंजाब में। अच्छा, पिछले सप्ताह हमारी बात नहीं हुई शायद इस पे। बड़ा जुल्म करा अभी अभी भगवंत मान ने तो इन अभी पे। अभी अभी खबर आई है साहब कि वो आपके कहीं वो होशियारपुर में या गुरदासपुर में हाँ। उनके ऊपर जो है वो लाठी वाठी चला दी, अरेस्ट वरेस्ट कर लिया। साहब ऐसा करते हैं क्या? इन्हीं को जो है आप सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे थे। हाँ सर, तो अब क्या करें? देखिए सर, क्या है कि पंजाब में आपको ये तो मानना पड़ेगा कि पंजाब में व्यापारी वर्ग का बड़ा दबाव है भगवंत मान की सरकार पे, शुरू से ही। और अभी ये जो इन्होंने खनौरी बॉर्डर और कई जगह जो इस तरह से जाम लगाए हुए थे इन लोगों ने, उसकी वजह से सर ट्रांसपोर्टेशन और बहुत सारी चीजें प्रभावित हो रही थी। और साल भर होने वाला है सर लगभग ये सब चीजें चलते हुए वहां पे। तो लोगों में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई कि यार कमाल है, हमें जाने के लिए 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा उधर से जाना हो तो सर सरकार पे इस बात का तो दबाव बन ही रहा था कि भाई इन्हें हटाओ किसी भी तरीके से। और फिर देखिए, मैंने तो एक चीज हमेशा देखी है कि ये जो तथाकथित किसान आंदोलन होते हैं, शुरू तो ये होते हैं कि साहब हम बातचीत करेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे, और अंत इनका कैसे होता है, ये धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, और फिर ये अराजकता पे आ जाते हैं कि नहीं साहब हम तो ऐसे ही करेंगे, हम अपनी जिद पे अड़ जाएंगे, हमारी ये मांग मानो वरना हम तो बात भी नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद तो फिर यही इलाज बचता है। तो भगवंत मान को भी जो है अब स्टेट तो चलाना ही है सर। कब तक जो है किसान हितैषी दिखने का जो है वो नाटक करते रहे, कब तक इनका वो दबाव झेलते रहे। और भगवंत मान तो बड़ा तुनक मिजाज आदमी निकला, मीटिंग में उठ के चला गया इनके बीच में से। उस पे तो बर्दाश्त नहीं हुई, बताइए। उसे पता ही नहीं है बातचीत कैसे होनी है, तो वो बीच में उठ के चला गया कि अच्छा भाई आप हमारे से सारी मांग भी मनवाओगे, चंडीगढ़ का घेराव भी करोगे, ये तो नहीं चलने वाला है। उठ के चला गया वो। तो भगवंत मान मुझे लगता है कि अब सुधर सुधर रही है। भगवंत मान को अकल आ रही है, दिल्ली के नतीजे उसने देख ही लिए कि भाई अगर ऐसा करोगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आपसे नाराज भी होगा, अगर आप इस तरह से इनको बर्दाश्त करते रहोगे तो और समय कितना बचा है, ये तो चुनाव आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, यही आप जो बात कर रहे हैं ना, इसी बात की ये विश्लेषण हो रहा है कि हरियाणा में चुनाव की हार का एक प्रमुख कारण था कि लोगों ने सोचा कि भाई ये हाँ। किसान आंदोलन जो है वो फिर से हरियाणा की जमीन पे आ जाए। हाँ, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, वो फैक्ट है इसमें भी सर। इसका एक वर्ग है विशेष जो इनके बार बार के धरने प्रदर्शन और ये हंगामे और जो ये तोड़ फोड़ ये बवाल मचाते हैं, इससे लोग परेशान हो चुके हैं। हरियाणा वालों ने तो सबसे ज्यादा सफर किया है सर। इधर ये गाजीपुर बॉर्डर में जो यूपी साइड में बैठे थे, ये तो लोग फिर भी घूम घाम के आ जाते थे। हरियाणा की साइड वालों को तो दिल्ली आना बड़ा मुश्किल रहा जब दिल्ली के बॉर्डर्स पे चला था ये। तो वो तो सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक ये बात सही है कि हरियाणा के चुनाव में जो है इनको एक बहुत बड़ा रिजेक्शन जो है वो किसान तथाकथित जितने भी किसान आंदोलन करने वाले ये नेता लोग हैं, इनका भी था। और सर पंजाब में तो ये लोग सिर में दर्द भगवंत माने करेंगे, ये तो सारे चुनाव लड़ते हैं। आप भूल गए पिछले चुनाव में सारे नहीं लड़े ये पंजाब में, सारे सबने पार्टियां बना ली थी अपनी। जितने भी छोटे मोटे जो दिल्ली में बैठे हुए थे, पंजाब के तो विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े ये सारे। नाम भूल रहा हूं मैं उसके, 3-4 तो बड़े फेमस थे उनमें। ये चिड़ोनी सारे चड़ोनी चुनाव लड़े। हाँ, चड़ोनी चढ़ोनी वड़ोनी है, ये सब चुनाव चड़ोनी के लड़ने 1400 पंजाब वोट आए थे। क्या बात करते हैं आप? में। हाँ तो सर, चै चै से चढ़ूनी और चै से 1400, वो बिल्कुल सही आए। नोटा से कम आए थे। तो हाँ, नोटा से कम थे। अच्छा। हम्म। जी। तो ये फिर भगवंत मान की तो समस्या क्रिएट खड़ी करेंगे ना ये, अगर इन्हें नहीं करेंगे तो इन्हें सिर पे बैठाएंगे तो ये परेशान करेंगे आपको। ये है कहानी पंजाब की।
और पंजाब अब चुनाव मोड में जा रहा है धीरे धीरे, मुझे लग रहा है जो परिस्थितियां वहां बन रही हैं। और मैं तो इसमें देख रहा था पार्लियामेंट में वो अमृतपाल है, वो आना चाह रहा था उसमें प्रोसीडिंग्स में, इसकी लोकसभा में आना चाह रहा था, उसे मना कर दिया इन्होंने। ना उसकी मंजूर करी है बेल, उसे बुलाया मर्जी, और ना उसकी करी राशिद इंजीनियर की, दोनों को मना कर दिया इन्होंने पार्लियामेंट में आने से। वहीं रहो, हाँ, जब तक हाँ वहीं रहो बाहर आके जो है कुछ सिचुएशन कॉम्प्लीमेंट मत करो। जी। बाकी अखिलेश बाबू जो है अभी कुंभ के प्रकोप से ही नहीं उबर पा रहे हैं। क्या करेंगे आगे हाँ सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव में? वो क्या, वो सर अब उनकी तो कहानी यही चलनी है। कोई बात, कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये जो भी 10 बाईपोल हुए हैं सर, इसमें जिस तरह से झटका लगा है अखिलेश यादव को, मुझे लगता है कि अब 2027 की फिगर बिल्कुल क्लियर हो गई है, कितनी सीटें आनी है। अब की बार जो है, पिछली बार तो फिर भी जो है आरएलडी वगैरह साथ थे तो 100 पार कर गए थे। इस बार तो मुझे लग रहा है वो फिर 40-45 पे जाने वाले हैं। योगी जी फिर वही 300 पार का हिसाब किताब बना रहे हैं अपना। तो अखिलेश यादव के तो तो समझौता नहीं होगा क्या कांग्रेस से? तो सर कांग्रेस से समझौता होने से क्या होता है? कांग्रेस से समझौता होने से सर विधानसभा में क्या फायदा होता है, आप बताइए। मुझे तो नहीं लगता क्यों फायदा हुआ, क्या फायदा होगा। 2% वोट है कांग्रेस के। हाँ सर 2% वो एक सीट पे भी मिल जाए सारे के सारे तो भी नहीं बात बनती है सर 2% में तो एक वो बेचारी आराधना मिश्रा है, उसकी प्रमोद तिवारी की लड़की, वो तो प्रमोद की उसके बेटी अलावा है। और, हाँ तो उसके अलावा और किसी की तो कोई चांस लगते नहीं है सर। पिछली बार 2 जीत गए थे, 2 सीटें जीते थे। एक तो वो था महाराजगंज वाला, मार क्या फरेंदा वाला, महाराजगंज हाँ जिले और में एक, फरेंदा एक जगह है, वहां से वो वीरेंद्र, तो वो क्या 4-5 बार हार गया था, तो उसके नारा लग गया 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा। तो फिर बेचारे को वोट मिल गए वहाँ बेचारे को वोट मिल गए। बेचारों को वोट मिलते हैं, आपको पता है हाँ जी, हमारे भारत में कई बार सहानुभूति आ बेचारों गई को वोट लोगों दे को। दिए जाते हाँ, लोगों को सहानुभूति होगी इससे, कैसे वोट दे दो। तो कांग्रेस से समझौता करने से कोई फायदा नहीं है सर। पिछली बार तो ये भी मानोगे आप कि एक तो ये जो किसान वाला मामला चला था, इसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट था। वेस्ट यूपी में आरएलडी इनके साथ थी, ओम प्रकाश राजभर और ये सब साथ आ गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य। तो मेरा मानना है कि पिछले वाले चुनाव में जो कंसोलिडेशन हुआ अगेंस्ट बीजेपी, इतना तगड़ा तो नहीं होगा। अब ये किसी तरह से मायावती को मना लें तो अलग बात है सर, मायावती को मना लें तो अलग बात है, वरना हैं। कुछ मायावती की चांसेस पॉलिटिक्स आपकी समझ में आ रही है क्या? ये क्या मतलब, नहीं सर। कभी इसको मायावती की निकाल दिया, पॉलिटिक्स कभी क्या, उसको लगा दिया, फिर निकाल दिया। और आकाश आनंद का तो ये क्या कर रही है कुछ पता ही नहीं है। मायावती की पॉलिटिक्स क्या सर, मुझे तो मायावती का जो प्रशासनिक तरीका था काम करने का सर, वो भी मुझे कभी पसंद नहीं आया। मैंने देखा है मेरठ के कमिश्नर को जमीन पे बैठ के और फाइलें ऐसे उठाते हुए, हम कवरेज कर रहे थे तो मायावती आई हुई थी काशीराम आवास का निरीक्षण करने के लिए। तो पीछे कमिश्नर साहब हुआ करते थे उस समय, जो है ये सहारनपुर कमिश्नरी नहीं बनी थी, मेरठ कमिश्नरी में था सब कुछ इलाका ये। तो सर मायावती के पीछे जो है वो कमिश्नर साहब थे, मैं नाम भूल गया उनका क्या था, वो नीचे फर्श पे बैठ के फाइलें पलट रहे थे। तो हमने पूछा कि सर क्या हो गया, यहाँ ऊपर कुर्सी उर्सी पे बैठ के कर लो। कहने लगे भैया मेरे से अभी अभी फाइल मांग ली है मुख्यमंत्री जी ने और मुझे मिल नहीं रही, वो फाइल कहाँ है। बेचारे फर्श पे बैठ के कर रहे थे। तो मुझे तो सर ये भी तौर तरीका पसंद नहीं आया। और इसके बारे में आपका व्यू मैं जरूर जानना चाहूंगा कि मायावती की हार में आईएएस आईपीएस लॉबी का भी बहुत बड़ा योगदान था। ये लोग भी बड़े परेशान थे मायावती से कि भैया इससे पीछा छुटाओ, या नहीं सर, क्या लगता है आपको? बदतमीजी करती थी हाँ उस तरह से। हाँ, किसी को बैठने नहीं देती थी, कुर्सी नहीं, खड़े होकर बात करो, फर्श पे बैठो, इस तरह की हरकतें करना सर, ये कोई प्रशासनिक उसका तरीका तो नहीं है। ये आप के एक आईएएस अधिकारी से, आईपीएस अधिकारी से या पीसीएस अधिकारी से आप इस तरह से बिहेवियर करें, मेरे ध्यान है सर अगर आप अधिकारी का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम सार्वजनिक रूप से उसका अपमान भी ना करें। राम शरण दास सर गन्ना मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। तो राम शरण दास के पास किसान पहुंचे शिकायत लेके कि साहब वो डीसीओ है, जिला गन्ना अधिकारी, हमारे काम नहीं कराता है, उसे बुला के डांट दो।
तो सारे किसानों को भगा दिया था रामशरण दास ने। उन्होंने कहा कि एक पीसीएस अधिकारी को तुम्हारे सामने बुला के डांटू, यहाँ पे तुम्हारी ईगो शांत करूं मैं। उन्होंने कहा कि जो मेरा प्रशासनिक है काम मैं अपने आप कर दूंगा, जाओ अपने आप यहाँ से। इस तरह के भी नेता हुए हैं। बात रामचरण दास तो आपको पता ही है, समाजवादी पार्टी के बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। तो इस तरह के भी नेता थे जो जानते थे कि अधिकारियों से किस तरह से बिहेवियर करना है। और मायावती आईएएस अधिकारी को मैंने सुना है सर ऐसे कहते, तू हाँ कहाँ है तू, अरे कहाँ है, बुलाओ उसको, एसपी को, डीएम को, कहाँ है तू, ऐसे तो इस तरह से तो बात करती थी सर। अरे हर तो 3-3 महीने पे चेंज कर देती थी। हाँ आपको पैसे देने पड़ते थे जिले में लगने के लिए, और जो हाँ अधिकारी पैसे नहीं देते थे, वो 3 महीने से ज़्यादा किसी पोस्टिंग पे रह नहीं पाते थे, ये स्थिति थी। मायावती बिल्कुल। को बहुत अच्छा चांस मिला था जब 2007 में मायावती को अकेले सत्ता हासिल हुई थी, हाँ, बहुत और बहुत बढ़िया। उसका जो सोशल बेस था वो भी बढ़ गया था, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। ब्राह्मणों का एक बड़ा चंक सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से आया था साथ में। सभी जातियों में सर, जाटों ने भी वोट दिए थे मायावती को उस समय। हाँ, तो वो जो था वो उसने अपने जिसको कहे जातिवाद से पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जी, वही बिल्कुल। वाली बात वो फिर से जो है वो सब जगह वही अम्बेडकर की मूर्तियाँ, जिसको देखो अम्बेडकर की मूर्ति लगा के आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा किए ले रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और जी। एससी-एसटी एक्ट की केसेस की इसका तो भरमार आ बड़ा गई। भयंकर मिसयूज हुआ। तो ये सब जब हुआ तो उसके बाद वो सारी गुडविल खत्म हो गई, और अब जो है वो जो आपका वो चंद्रशेखर रावण है, वो इसी लाइन पे चलने की कोशिश कर रहा है। तो वो चल नहीं पाएगा, लेकिन सर लोग उसे ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे, लोग समझ रहे हैं सब। अभी उसने एक अधिकारी के साथ बड़ी बदतमीजी करी, पुलिस अधिकारी के साथ, वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ है। और आज की तारीख में सोशल मीडिया जो है ना, आपको मिनट भर में एक्सपोज कर देता है। ये जो मायावती वाली बातें थी ना सर, कि ये फला अधिकारी को तू कहा, एसपी को या डीएम को तू कह के बोला मायावती ने, तो अखबार वाले सर इस चीज़ों को छाप नहीं पाते थे कि साहब उसमें तू लिख दें। कि यार अखबार वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती थी उस समय कि साहब जो है ये लिख दें कि मायावती ने मेरठ के जो डीएम है उसे तू कह के संबोधित किया। तो ऐसे नहीं होता था। आजकल तो हर चीज की क्लिप बन जाती है, वीडियो रील्स बन के वायरल होने लगती हैं, आप मिनट भर में एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो दौर और था। उस समय मीडिया वाले भी डरते थे। मुलायम सिंह यादव ने हल्ला बोल करवा दिया था, दैनिक जागरण अमर उजाला की गाड़ियों में आग लगवा दी, तोड़ फोड़ लूटपाट शुरू करा दी थी। तो सर उस समय दूसरी चीज थी। आजकल हर पत्रकार, हर आदमी पत्रकार है जिसके पास मोबाइल है। सब हाँ, घूम रहे हैं हाथ हाँ, में मोबाइल लेके। बिल्कुल हर सही आदमी बात। पत्रकार बना हुआ है, मिनट भर में सारी चीजें आपकी सामने आ जाती हैं। तो चंद्रशेखर आजाद तो एक फ्लूक है अभी तक जो मुझे लग रहा है। और जो उनकी जो जीत है वो एक महज इत्तेफाक है। और अब की बार तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग सांसद बन के जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अब की बार तो हवा इस तरह की चली यहाँ पे। तो ये चंद्रशेखर आजाद का जो तुक्का है इस बार लग गया, आगे नहीं लगने वाला। और इसने कई जगह आजमा के देख लिया, कई बाई पोल में, कई छोटे मोटे विधानसभा चुनाव में इसने प्रत्याशी उतार के देख लिए। सबकी सब जमानतें जब्ती हुई हैं सबकी, कोई फ्यूचर नहीं है हुँ, इसका। सही बात है। और आपके कल्बे जव्वाद साहब कह रहे हैं कि साहब सारे मंदिरों का सोना निकाल के बाँट दो, अच्छा, क्यों? क्यों बांटते हैं भाई? क्योंकि आप हमारी वक़्फ़ की ज़मीनें जो है वो वापस लेके और उनको बाँटने जा रहे हो। अच्छा, ये वक्फ की जमीन ये अपने साथ लेके आए थे क्या वहां से, ईरान से या कहाँ से, जहां से भी ये मुगल आए थे, ये सारे के सारे वहां से लेके आए थे? हमारे मंदिरों को तो सर सोना हमने दिया है। तिरुपति में या जितने भी हमारे फेमस मंदिर है जिनके पास भी सोना है सर, हमारा सोना है वो। हम कोई लूट के थोड़े लाए हैं कहीं से, दूसरे का थोड़े कब्जा है हमने। हमने अपनी मेहनत की कमाई से, अपने बिजनेस से, कारोबार से वहां सोने के मुकुट चढ़ाए हैं वैष्णो देवी पे। तो हमारा सोना है सर। उस पे कैसे, उसे कैसे बांटते हैं हम? ये लॉजिक है साहब, अब उसके लॉजिक हाँ, का आप लॉजिक से जवाब दीजिए। हाँ, हमने दे दिया सर। यही है हमारा लॉजिक कि हम लूट के थोड़े ही लाए थे। तुमने तो सारी जो वक्फ की जमीनें लूटी हुई हैं। हमारे मंदिर बने हुए हैं और तुमने उसमें वहां वक्फ की जमीन करार दे दी। तो मंदिर भी वक्फ की जमीन पे बन गया। मतलब इस्लाम तो 4,000 साल पहले आया। 8,000 साल पुराने, 5,000 6,000 4000 साल साल पुराने नहीं, मंदिर। कहाँ ले जा रहे हैं आप 4000 साल, 1400 साल हाँ, पहले। हाँ, 1,400 साल, 4,000 कह रहा हूँ। तो आप 4,000 साल पुराने मंदिर को ये बता रहे हैं कि साहब वो वक्त की प्रॉपर्टी था 1,400 साल पहले आए हुए। तो यार ये हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं सर।
नहीं, नहीं, ज्ञान तो क्यों नहीं देंगे, पूरा देंगे। लेकिन अभिषेक बाबू और कांग्रेस का समझौता हो पाएगा क्या इस बार? अखिलेश का? नहीं सर, समझौता, ये कोई समझौता थोड़ा ही है, ये तो भाई मजबूरी है जो चल रही है इनके। पिछली बार 70 सीटें दी थी कांग्रेस को इन्होंने। नहीं सर, 70 सीटें तो मुझे नहीं लगता इस बार देंगे ये। इनका समझौता तो 2017 के चुनाव में हुआ था ना। तो सर उस समय तो अखिलेश यादव ने अपनी गलती की थी। अखिलेश यादव को खुद पे भरोसा नहीं था, चीफ मिनिस्टर रहते हुए कांग्रेस से समझौता कर लिया था इसने। तो अब तो मेरे ख्याल में 2022 के चुनाव के बाद तो अकल आ गई होगी कि भैया कांग्रेस की बस की कम से कम विधानसभा चुनाव में तो कुछ है नहीं। तो मैं तो सर इसमें तो 2027 में तो मुझे लगता है कि अगर मायावती साथ नहीं आती तो कुछ होने वाला इनका है नहीं। और मायावती के साथ आने के चांसेस मुझे कुछ नजर नहीं आ रहे। मैं तो एग्री नहीं कर रहा इससे कि यही तो मायावती मैं देख रहा हूँ ना विधानसभा कि में साथ आए। मायावती का वैसे मायावती अब जमीन पे तो उतरती नहीं है। हाँ, और वहीं लखनऊ में बैठे बैठे सब कुछ जो है वो कंट्रोल करना चाहती हैं। तो जो इनके नीचे का जो ग्राउंड है वो फिसलता जा रहा है। और हाँ, इसको ये जो कैडर है खत्म हो गया बिल्कुल। और इसीलिए ये जो रावण जैसे लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि साहब कि हम जो है वो पुराना जो कांशीराम जी वाला जो एक उग्र जातिवाद था उसको हम दोबारा उसको लेकर आए। वो इसलिए काशीराम काशीराम करता भी रहता है। वो पार्लियामेंट में भी बोलता है तो 10 बार काशीराम का नाम जरूर लेता है वो। ये तो कोशिश कर रहा है वो का। लेकिन सर काशीराम का और इनका क्या तुलना? वो तो तुलना सर ऐसी होगी कि बाल ठाकरे की और इनकी उद्धव ठाकरे की क्या तुलना। सर काशीराम ने अपने दम पे सब कुछ बनाया और इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। इंडिया में शायद इससे बड़ा दलित कोई मूवमेंट था भी नहीं जो काशीराम लेके आए। और ये क्या कर रहे हैं उनके मुकाबले? कुछ भी नहीं। इनका क्या ग्राउंड और लेवल काशीराम ग्राउंड पे ने वर्क है बढ़ाया, इनका? पार्टी बढ़ी आपकी, अलग अलग प्रदेशों में गई, नेशनल पार्टी बनी। हाँ, आज की डेट में तो तो आपके पास नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो बचाए रखने का ही चैलेंज है बहुत बड़ा। बिल्कुल। और सर वास्तव में अगर कांग्रेस और बीजेपी के बाद कोई पार्टी पैन इंडिया पार्टी बन सकती थी सर, वो बस बीएसपी थी। इसमें था पोटेंशियल बनने का। ये अगर ढंग से मायावती ने मैनेज करा होता। और ये जो खास तौर से पैसों का जैसे आपने जिक्र किया था अधिकारियों की पोस्टिंग में, तो सर टिकट किस तरीके से पैसे ले लेके इन्होंने बांटे सारी दुनिया जानती है सर। नोटों के बंडल चलते थे, रेट फिक्स थे, मंडल प्रभारी के सबके। डिमोनेटाइजेशन से भारी लॉस हो गया था। हाँ, डीमोनेटाइजेशन तो सर मायावती के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ है। नोटों के बंडल वापस करने पड़े, पैकेट वैसे के वैसे ही, जिसपे सुनील लिखा हुआ था सुनील, जिसपे अनिल लिखा हुआ था अनिल, सबको वापस करने पड़े कि लाओ भैया अब नए करेंसी में देना। अब नई करेंसी में कौन दे रहा है सर? तो माहौल ही बदला हुआ। अब कौन देगा मायावती को? अब तो कैंडिडेट मायावती अब तो बसपा का कोई टिकट लेने के लिए वैसे तैयार नहीं है सर। हाँ, अब तो नहीं, देखिए, आज की डेट में तो नहीं। हाँ, वो बात थोड़ी है कि दांव लगे हुए हैं कि साहब 1 करोड़ में बिक जाएगा, 2 करोड़ में बिक जाएगा, क्योंकि वोट तो मिलते नहीं है। और अब तो ये भी होने लगा सर। एक टाइम तो ये था 2007 वाली जब बात आप बता रहे थे कि एक समय तो ये था कि अगर मुस्लिम को टिकट दे दिया मायावती ने तो मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बनता था, कैंडिडेट विनिंग हो जाता था। हाँ, लेकिन सर अब था। बसपा का मुस्लिम कैंडिडेट हो तो भी मुसलमान जो है बसपा के कैंडिडेट को नहीं देता। कई जगह फार्मूला फेल हो गया। वहां पर भी वोट समाजवादी पार्टी को गया मुसलमान का, वो नहीं देते बसपा को वोट। बिल्कुल सही है। तो हाँ, आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों जी, को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।